नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो जैसा कि आपको मैंने आज सुबह हिंदू की क्लास में बताया था कि आज जो है आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की एक बहुत इंपॉर्टेंट बैठक जो है होने वाली थी, जो बैठक अब से कुछ देर पहले खत्म हो गई है। और इस बैठक में होने क्या वाला था, इस बैठक में भारत में अब रेपो दर कितनी रहेगी, रेपो रेट जो है वो कितना रहेगा, इस पर चर्चा होने वाली थी। तो जैसा कि आपको इसके पृष्ठभूमि में मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि आमतौर पे रेपो रेट क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट पहले समझा देता हूं, उसके बाद आज क्या हुआ है यह बता दूंगा कि रेपो रेट होता क्या है। तो मान लीजिए ये आरबीआई है और ये बैंक है, ठीक है। तो बैंक को समय समय पर अपनी आवश्यकताओं के लिए पूंजी की जरूरत पड़ती है, बैंक समय समय पर उसको पूंजी चाहिए होती है। थोड़ा और बड़ा करके लिख देते हैं ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो भाई ये आरबीआई है और ये बैंक है। तो बैंक क्या करता है, समय समय पर अपनी आवश्यकताओं के लिए, अब बैंक की आवश्यकता क्या होती है कि बैंक को लोगों को आगे ऋण देना है, भाई बैंक की यही तो आवश्यकता है। तो बैंक क्या करता है, आरबीआई से ऋण लेता है, बैंक आरबीआई से ऋण लेता है, ठीक है। और इस ऋण पर जो ब्याज बैंक दे रहा है आरबीआई को, भाई दुनिया में कोई भी पैसा फ्री में तो देता नहीं है, तो अब आरबीआई अगर बैंक को ऋण दे रहा है तो बदले में ब्याज दे रहा होगा। ये जो ब्याज होता है इसको रेपो रेट कहा जाता है, ठीक है। ये बात क्लियर है। अब सोचिए, ये बात क्लियर हो गई, ये आपका रेपो रेट कहलाता है। अब इस बात को समझिए कि मान लीजिए रेपो रेट बहुत ज्यादा है, पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अगर रेपो रेट बहुत ज्यादा है तो बैंकों को पूंजी जो है वो बहुत ज्यादा ब्याज पर मिल रही है। मान लीजिए मैं एक बैंक हूं, मैं आरबीआई के पास गया, मैंने कहा सर मुझे 1000 करोड़ रुपए दे दीजिए, मेरे को आगे जाके लोगों को ऋण देना है। तो मान लीजिए आरबीआई ने मेरे से बहुत ज्यादा ब्याज लिया, तो मेरे को तो वो पूंजी महंगी पड़ी कि नहीं पड़ी। तो अब अगर मुझे महंगी पड़ी, अब अगर बैंक को ही पूंजी महंगी मिल रही है तो वो आगे जिन लोगों को ऋण देगा उनको भी महंगा देगा। ये बात सही है कि नहीं है। तो आपने क्या सीखा कि अगर रेपो रेट ज्यादा होती है, अगर रेपो रेट उच्च है तो बाजार में क्या हो जाता है, ऋण महंगा हो जाता है। और अगर रेपो इसका ठीक उल्टा, अगर रेपो रेट आपकी कम होती है, जैसे मान लीजिए आरबीआई ने रेपो रेट को कम कर दिया, तो रेपो रेट को कम करने से क्या होगा, बैंकों को ऋण सस्ता मिलेगा। अब बैंकों को ऋण सस्ता मिलेगा तो वो अपेक्षाकृत ग्राहकों को भी थोड़ा सस्ता देंगे, तो इससे क्या होता है, बाजार में ऋण जो है वो सस्ता हो जाता है। ये सब चीजें अक्सर किताबों में इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पढ़ाया गया होता है, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल लॉजिक है, ठीक है। तो ये होता है आपके रेपो रेट का बाजार पर सीधा सीधा प्रभाव। तो अगर आपके आरबीआई ने, आपके किसी भी देश के केंद्रीय बैंक ने अगर जो है रेपो रेट को बहुत ज्यादा कर रखा है, तो इससे क्या हो जाएगा, उससे निश्चित तौर पर आपके बाजार में ऋण महंगा हो जाएगा। और अगर ऋण महंगा हुआ तो क्या होगा, भाई बिजनेसमैन को तो लोन लेकर ही बिजनेस खोलना है ना। कोई भी जो बिजनेसमैन है, कोई भी व्यापारी जो होता है, वो बिना ऋण के तो अपना काम चला नहीं सकता, पूंजी तो बहुत एक जरूरी आवश्यकता है। तो अगर ऋण महंगा है तो निश्चित तौर पर आर्थिक गतिविधि घट जाती है। यह बात सही है कि नहीं है। जैसे मान लो भाई मैं आज की तारीख में अपना एक बिजनेस करना चाहता हूं, तो मैं अगर अपना बिजनेस करना चाहता हूं और उसके लिए मुझे बैंक से 1 करोड़ रुपए का लोन चाहिए, पर यह लोन जो है मुझे 15% ब्याज पे मिल रहा है, तो मुझे सोचना पड़ेगा ना यार 15% ब्याज में चुकाऊंगा कैसे, दिक्कत होगी कि नहीं होगी। वहीं दूसरी ओर अगर ये लोन मुझे 10% ब्याज पे मिल जाएगा तो शायद चांसेस ज्यादा हैं कि मैं ये लोन ले लूंगा और आर्थिक गतिविधि शुरू कर दूंगा। तो अगर रेपो रेट कम होता है तो ऋण सस्ता हो जाता है, और सस्ते ऋण से क्या हो जाता है, देश की अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक गतिविधि है वो बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ जाएगी। भाई अगर आपको सस्ता ऋण मिलना शुरू हो जाए तो आप आर्थिक गतिविधि ज्यादा करोगे कि नहीं करोगे। अब मैं आपको सिंपल सा जीवन का एग्जांपल देता हूं कि यार मान लो आपको एक घर दिखा, आपको ठीक लगा, आपको लगता है खरीद सकते हैं इसको, अच्छा घर है, लेकिन आपको लगा यार बैंक से जो लोन मिल रहा है वो इतना महंगा मिल रहा है, तो यार कहां ईएमआई देंगे, छोड़ो। लेकिन अगर आपको मालूम चले कि बैंक बहुत सस्ता लोन दे रहा है, तो भले ही आपको बहुत ज्यादा जरूरत ना भी हो तो भी आप घर खरीद लोगे कि अरे यार सस्ता ऋण मिल रहा है, खरीद लेते हैं, कुछ आगे जाके दाम बढ़ ही जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही बिजनेस का होता है, अगर ऋण सस्ता है तो बिजनेस ज्यादा चलते हैं, अगर ऋण महंगा है तो बिजनेस जो है वो ठीक से नहीं चलते। यहां तक समझ में आ गया, सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब आगे बढ़ते हैं।
तो आमतौर पे सरकारें क्या चाहती हैं? सरकारें यह चाहती हैं कि आर्थिक गतिविधि ज्यादा से ज्यादा हो। सरकार ये चाहेगी कि नहीं चाहेगी? अगर आर्थिक गतिविधि ज्यादा होगी तो आर्थिक गतिविधि के बढ़ने से क्या होगा भाई, निश्चित तौर पे लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों की आय बढ़ेगी, लोगों को जो है लोग टैक्स देंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। तो सरकार चाहती है कि आर्थिक गतिविधि बढ़े। तो सरकार के हित में हमेशा क्या होता है कि रेपो रेट कम हो। यहां तक क्लियर हो गया? यहां पर देखिए मैं आपको समझाऊंगा कि इकोनॉमिक्स में कैसे कई बार इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं सबके। तो सरकार चाहती है कि रेपो रेट कम हो। तो सरकार क्या चाहती है? सरकार की मंशा होती है आर्थिक विकास। सरकार की मंशा क्या होती है हमेशा कि यार आर्थिक विकास हो बहुत सारा। और आर्थिक विकास कब होगा? जब आप ये मान लीजिए रेपो रेट कम होगा। यह सरकार की इच्छा होती है। ठीक है, अब आते हैं हम एक दूसरे पक्ष पर। इसी समस्या का दूसरा पक्ष है, वो है मुद्रास्फीति वाला पक्ष। मान लीजिए रेपो रेट ज्यादा है, ऋण महंगा है। ऋण महंगा होने का मतलब कम लोग ऋण लेंगे, यानी कि बाजार में कुल जितनी पूंजी घूम रही होगी वो पूंजी की मात्रा कम हो जाएगी। बाजार में धन अगर कम हो जाएगा तो मुद्रास्फीति कम हो जाएगी। ठीक है, तो जो चीज ज्यादा होती है वो सस्ती होती है, जो चीज कम होती है वो महंगी हो जाती है। तो बाजार में मान लीजिए बहुत सारी मुद्रा है, बहुत सारी मुद्रा अगर बाजार में घूम रही है तो मुद्रा सस्ती हो जाएगी। और मुद्रा सस्ती होने का मतलब क्या है? वस्तुएं महंगी। भाई सस्ता महंगा तो एक सापेक्ष होता है ना। अगर मुद्रा सस्ती हो गई इसका मतलब यह है कि आपकी वस्तुएं महंगी हो गई, उसी को हम मुद्रास्फीति कहते हैं। तो रेपो रेट अगर कम है, यह याद रखिए, तो यह मुद्रास्फीति को बढ़ा सकता है। तो यह मुद्रास्फीति को बढ़ा सकता है। और रेपो रेट अगर ज्यादा है तो यह मुद्रास्फीति को कम कर सकता है। तो हमने क्या सीखा? तो हमने अभी क्या सीखा? हमने यह सीखा कि रेपो कम से आर्थिक विकास तो होगा, लेकिन साथ के साथ क्या होगा, अगर आपने रेपो रेट कम कर दिया तो मुद्रास्फीति जो है वो बढ़ सकती है, जिसको आमतौर पे हम महंगाई कहते हैं। तो आप ये तो चाहते हो पर ये नहीं चाहते। तो रेपो रेट क्या रखना चाहिए, इसको लेकर तनातनी चली रहती है ऐसे। तो अब इसमें क्या होता है भाई, आरबीआई जो है, आरबीआई ये कहता है कि भैया हमारी प्राथमिकता मुद्रास्फीति है, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि मुद्रास्फीति ज्यादा ना बढ़े। तो उसके लिए आरबीआई क्या करता है, अक्सर रेपो रेट को बढ़ाकर रखता है। सरकार आरबीआई पे दबाव डालती है कम करो कम करो, लेकिन आरबीआई कम आसानी से करता नहीं है। यह हो गई इसकी पृष्ठभूमि, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता क्या है, विकास, और आरबीआई की प्राथमिकता क्या है, मुद्रास्फीति। यह बात समझ में आ गई। इसीलिए आरबीआई और सरकार में एक दबाव, एक तनाव ये चलता रहता है। अब आते हैं आज की मौद्रिक नीति समिति की बैठक पर। तो मौद्रिक नीति समिति जो है यह आरबीआई की एक समिति है। इसमें 6 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य जो हैं वो आरबीआई के होते हैं और 3 सदस्य जो हैं वो सरकार के होते हैं। आप ये मान सक लीजिए, मतलब सरकार अर्थशास्त्रियों को नियुक्त करती है, 3 सदस्य सरकार के होते हैं। तो आमतौर पे बहुमत से फैसला होता है। अगर 3-3 का टाई हो जाता है तो आरबीआई के गवर्नर का, जो इसमें इन 3 में शामिल है और इस समिति का अध्यक्ष होता है, उसका वोट जो होता है वो डिसाइडिंग वोट माना जाता है। ठीक है, तो आज क्या हुआ है, मौद्रिक नीति समिति ने भारत में रेपो रेट कम करने की घोषणा कर दी है। भारत में आज जो है मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को कम करने की घोषणा कर दी है। और बेटा यह घोषणा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत में रेपो रेट जो है वो मई 2020 से नहीं बदला गया था। मई 2020, सोचकर देखिए, यानी कि तकरीबन 5 साल हो गए। तकरीबन 5 सालों के बाद जो है आज आरबीआई ने रेपो रेट में बदलाव की घोषणा करी है। और यह बदलाव कितना है, यह 25 बेसिस पॉइंट है। बेसिस पॉइंट क्या होता है, एक प्रतिशत के 100वें भाग को हम एक बेसिस पॉइंट बोलते हैं। यह टर्मिनोलॉजी से ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। बेसिस पॉइंट अक्सर आपको दिखाई देगा कि इतने बेसिस पॉइंट कम किया गया है। बेसिस पॉइंट का मतलब यह होता है 1/100%, प्रतिशत का 100वां हिस्सा। तो अगर 25 बेसिस पॉइंट बीपी लिखा जाता है, कम किया गया है, तो इसका मतलब हो गया 0.25% जो है वो आज घटत इसमें हुई है। तो अब तक हमारी रेपो रेट 6.5% थी, आज इसको घटाकर आरबीआई ने 6.25% कर दिया है।
और 5 साल के बाद यह निर्णय जो है वो लिया गया है। मई 2020 में पिछली बार जो है रेपो रेट को कम किया गया था। तो आरबीआई के गवर्नर ने, जो आरबीआई गवर्नर जो है हमारे मल्होत्रा साहब, संजय मल्होत्रा साहब, वो नए नए गवर्नर बने हैं, उनकी पहली घोषणा थी ये। तो उन्होंने ये कहा कि भाई हम जो है अब हम चाहते हैं कि भारत में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। ठीक है, तो आर्थिक विकास आपको मैंने यहां समझाया था, याद रखिएगा, ये वाला हमेशा आपको याद रखना है कि आर्थिक विकास जो है, अगर आपकी रेपो रेट कम होगी तो ऋण सस्ता होगा, उससे आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी। तो यहां पर मल्होत्रा साहब ने यह कहा कि भाई चूंकि मुद्रास्फीति जो है वो लगभग नियंत्रण में रही है, आप देखोगे कि कोर मुद्रास्फीति जो होती है वो नियंत्रण में रही है, केवल खाद्य पदार्थों के दाम बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हुए हैं, और खाद्य पदार्थों के दाम जो है वो अक्सर आपूर्ति पक्ष के कारण ऊपर नीचे होते हैं कि भाई खेती ठीक से नहीं हुई, फसल जो है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं आई, आयात निर्यात की नीतियां ठीक से नहीं बनी, खाद्य पदार्थों की मुद्रास्फीति जो होती है वो आमतौर पर रेपो रेट वगैरह से उतनी प्रभावित होती भी नहीं है। तो इसीलिए आज जो है आरबीआई के जो गवर्नर हैं, अभी भी मेरे मुंह से जो है शक्तिकांत दास निकलता है, जो कि बड़ी गलत बात है। संजय मल्होत्रा साहब अब आरबीआई के गवर्नर हैं। तो संजय मल्होत्रा साहब ने आज ये बात कही है, उन्होंने कहा है कि भाई अब जो है हम देश के विकास पर फोकस करना चाहते हैं, और इस फोकस के कारण जो है भारत की अर्थव्यवस्था एक अच्छी पोजीशन में है, हम चाहते हैं कि उसके विकास को बढ़ावा मिले, और इसके लिए हम एक तरह से सहयोग कर रहे हैं और रेपो रेट को कम कर रहे हैं। तो देखिए, इस बात को आप समझिए, इससे क्या होगा, भारत में अब जो है ऋण सस्ता होगा। तो अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं, ऑटोमोबाइल लोन लेना चाहते हैं, किसी भी तरह का आप ऋण लेना चाहते हैं, तो अब आपको अपेक्षाकृत थोड़ी कम दरों पर यह ऋण मिल जाएगा। अगर आपने पहले से भी ऋण लिया हुआ है तो उसके अक्सर क्या करते हैं, बैंक इस तरह के रेट कट का पूरा फायदा ग्राहक को दे देते हैं। तो अगर बैंक को 0.25% कम पे पैसा मिल रहा है, तो मान लीजिए बैंक ने आपको 12% पे ऋण दिया हुआ था, तो बैंक भी जो है उसका प्रतिशतता घटा के 11.75% कर देगा। तो इससे क्या होगा, एक तो लोगों में ऋण लेने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी। दूसरी चीज क्या है, जो ईएमआई कम होने के कारण लोगों के हाथ में अतिरिक्त पैसा आएगा। और याद रखिए, इस बार निर्मला सीतारमण जी ने क्या किया था बजट में, उन्होंने बजट में टैक्स कम किए थे, इनकम टैक्स कम किया था। आइडिया कुल मिलाकर यह है, सरकार का भी और आरबीआई का भी, दोनों इस बात को लेकर एक मत नजर आते हैं कि शहरी मांग जो है, जो शहरी मांग है उसको हमें किसी तरह से बढ़ाना है, और शहरी उपभोक्ता के पास अगर अतिरिक्त धनराशि रहेगी, अतिरिक्त पैसा रहेगा, तब वो इस पैसे को खर्च करेगा, और इस पैसे के खर्चे के कारण जो है देश में आर्थिक प्रगति निश्चित तौर पर होगी। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो शक्तिकांत दास निकला मुंह से मेरे, संजय जायसवाल साहब, माफ कीजिएगा, संजय मल्होत्रा साहब, बार बार जो है आरबीआई गवर्नर ही बोलते हैं। यार मैं पता नहीं इतने साल तक शक्तिकांत दास साहब के बारे में पढ़ाया है कि अब भी नाम गलत ही निकले जा रहा है बार बार मुंह से। तो आरबीआई गवर्नर ने क्या कहा कि इस बार का जो फाइनेंशियल ईयर अभी मार्च में खत्म हो जाएगा, उसमें भारत की विकास दर की जो उम्मीद है वो 6.4% है। ये कौन सा वित्तीय वर्ष होगा, 2024-25, ये हमारी उम्मीद है। और आने वाले वर्ष का भी उन्होंने अनुमान बताया। याद रखिएगा, ये आरबीआई के अनुमान है, और भी कई संस्थान अनुमान लगाते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ये अनुमान सही निकले, लेकिन तब भी एक हमको तकरीबन जानकारी हो जाती है कि किस तरह के विचार आपको लग रहे हैं कि भारत की वृद्धि जो है वो कितनी होगी। तो 6.7, 7, 6.5 और 6.5 बताता हूं आपको क्या है, 6.7, 7.0, 6.5 और 6.5। तो जो 4 क्वार्टर होते हैं, यानी कि ये कब से कब तक हो जाएगा का, आपका अप्रैल से जून की जो तिमाही होगी 2025 की, उसमें यह अपेक्षा है इतने प्रतिशत हमारी वृद्धि दर रहेगी। और उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, जुलाई से सितंबर तक जो है 7% यहां पे वृद्धि होने की उम्मीद है। उसके बाद अक्टूबर से दिसंबर में जो हमारी वृद्धि की उम्मीद है वो 6.5% है। और आखिर में जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 में भी हमारी वृद्धि की उम्मीद जो है वो 6.5% ही है। ठीक है,
तो कुल मिला के ऐसा प्रतीत होता है कि आरबीआई और सरकार जो है वो एकमत हो गए हैं कि इस समय देश की जो आर्थिक वृद्धि है, जो आर्थिक जीडीपी में जो आर्थिक वृद्धि है, उसको एक बूस्ट मिलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर थोड़ी बहुत मुद्रास्फीति की प्रॉब्लम, मुद्रास्फीति की समस्या आती भी है तो सरकार और आरबीआई उसको किसी अन्य तरीके से सुधारने का या संभालने का प्रयास करेंगे। इस निर्णय से आप सहमत हैं, असहमत हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि अभी इसमें कुछ और पक्ष हैं जो आप समझना चाहेंगे, तो आप जो है उन पक्षों को कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मैं उन सभी का आपको उत्तर देने का प्रयास करूंगा। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।